स्वागत है आपका सहारा समय में। मैं हूं आशुतोष भाटिया। हम बात कर रहे हैं चीन की और सीमावर्ती क्षेत्र में चल रही हलचल की। गलवान घाटी में शिकस्त खाने के बाद चीन भारत को परेशान करने का कोई अवसर नहीं छोड़ रहा है। नेपाल के जरिए भारत को घेरने की कोशिश करने के बाद अब चीन ने ईरान पर डोरे डाले हैं। नतीजा ये हुआ है कि ईरान ने चाबहार रेल प्रोजेक्ट से भारत को अलग कर दिया है, जिससे भारत को व्यापारिक नजरिए से बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। बड़ी बहस में आज बात इसी मुद्दे पर करेंगे कि भारत के सामने अब इसके बाद क्या विकल्प हैं। तो चाबहार रेल प्रोजेक्ट से ईरान ने भारत को जुदा कर दिया, अलग कर दिया। ईरान ने इसकी वजह भारत से फंड मिलने में देरी को बताया है, लेकिन इसकी असल वजह है कच्चा तेल। भारत ने अमेरिका के दबाव में ईरान से तेल खरीदना बिल्कुल बंद कर दिया है, जिसका गुस्सा ईरान ने चाबहार प्रोजेक्ट से भारत को अलग करके निकाला है। दूसरा, इस फैसले के पीछे चीन को भी एक बड़ी वजह माना जा रहा है। चीन ने हाल ही में ईरान से अगले 25 साल तक तेल खरीदने के लिए 30 लाख करोड़ रुपए का करार किया है। चीन को खुश करने के लिए ईरान ने भारत को इस परियोजना से अलग करके झटका दिया है। ईरान से 4 साल पहले 2016 में प्रधानमंत्री मोदी की तेहरान यात्रा के दौरान यह समझौता हुआ था, जो कि बेहद महत्वपूर्ण था। इसके तहत चाबहार पोर्ट से अफगानिस्तान सीमा पर जाहेदान तक 628 किलोमीटर की रेल लाइन बिछनी है। ईरान ने अब इस प्रोजेक्ट को खुद पूरा करने का फैसला ले लिया है और इस पर काम भी शुरू कर दिया है, जो कि मार्च 2020 तक खत्म होगा। हम आपको बता दें, मार्च 2022 तक यह काम खत्म होगा। भारत के लिए यह परियोजना रणनीतिक और सामरिक तौर पर बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे भारत, ईरान और अफगानिस्तान के साथ मिलकर एक इंटरनेशनल रूट यानी अंतर्राष्ट्रीय यातायात मार्ग स्थापित होता है। वहीं खाड़ी के देशों तक भारत की पहुंच भी आसानी से इसके बाद हो जाएगी। इस परियोजना को लेकर पाकिस्तान शुरू से ही चिंतित रहा है। और हमारे साथ चर्चा के लिए हमारे सारे मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुलरेज शेख हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ हो चुके हैं। साथ में अजय उपाध्याय कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और डॉक्टर विवेक मिश्रा, जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम मिश्रा जी आपका रुख करेंगे। सबसे पहले आपसे ये समझना चाहेंगे कि ये जो प्रोजेक्ट था, चाबहार प्रोजेक्ट, इसकी महत्ता भारत के लिए कितनी है और किस रूप में है, और अगर ईरान ये फैसला लेता है और ये बना रहता है तो ये भारत के लिए कितना बड़ा झटका? देखिए, इस जो पूरा प्रोजेक्ट है इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। पहले तो 2-3 पहलू हैं। एक है कि ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का हिस्सा है, जो कि मुंबई से शुरू होता है, चाबहार में जाता है, ऊपर चाबहार से ऊपर मॉस्को जाता है, और दोनों तरफ फिर एक तरफ सेंट्रल एशिया जाता है, एक तरफ वेस्ट एशिया। तो ये बहुत बड़ा एक चतुर्भुज जैसा रास्ता है जो कि प्लान्ड है, INSTC बोलते हैं इसको। लेकिन वो चाबहार उसका मिडिल पॉइंट है। और दूसरा ये है कि आपको इसका मेन मकसद ये था कि पाकिस्तान को बाईपास करना है जी। तो मेरे समझ से भारत इस प्रोजेक्ट में अभी भी हिस्सा बना हुआ है जी। चाबहार जो ईरान के हमारे राजदूत हैं गद्दम धर्मेंद्र साहब, उन्होंने क्लियर किया है वहाँ के एम्बेसी ने कि अभी ऐसा कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, बातें चल रही हैं। इस अग्रीमेंट के बेसिकली 2 हिस्से थे। एक था सब स्ट्रक्चर, ये जो रोड बनना था जाहेदान तक, एक था सब स्ट्रक्चर जो नीचे पहले काम होगा, और एक सुपर स्ट्रक्चर जो ऊपर रोड बनाया जाएगा। तो ऊपर वाले स्ट्रक्चर का भारत हिस्सा है टेक्निकली। तो अभी भी भारत इसका हिस्सा बना हुआ है मेरी समझ से, और 1.6 बिलियन कमिटमेंट है। उसमें हो सकता है पैसे कम हो जाए। अभी देरी इसलिए हो रही है क्योंकि एक तो स्टील, अमेरिका के प्रतिबंधों के चलते स्टील का काम बिल्कुल वहाँ पे नहीं हो रहा है, तो स्टील मिल नहीं रहा है। बाकी तो जो मेन सुपर स्ट्रक्चर का काम है इंडिया का, वो अभी नहीं हो सकता है जब तक ये प्रतिबंध सैंक्शंस लगे हुए हैं। लार्जर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इसमें जरूर इन्वॉल्व है, लेकिन मेरे ख्याल से अभी भी ये जो रोड है, क्योंकि इसका दूसरा हिस्सा जो है, अगर आप जाहेदान से दूसरी तरफ जाएं अफगानिस्तान में, तो जाहेदान से दिलारम तक जो रोड है वो इंडिया ने बनाया है। उसको हाईवे 606 भी बोलते हैं जी। उसमें हमारे खून पसीने दोनों लगे हैं। 4 ITBP के लोग मरे हैं उस रोड को बनाने में।
और जो कि अफगानिस्तान 96% अफगानिस्तान ने बनाया है, बाकी भारत ने मदद की थी। तो उसमें आईटीबीपी के लोग मरे भी हैं और हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के लोग भी वहाँ मॉनिटर करते हैं। तो उस रोड को अगर आधा बनाया है भारत ने, तो मुझे नहीं लगता है कि बाकी जो इधर दूसरी तरफ है, जो ईरान में उस रोड का हिस्सा है, उसको छोड़ देंगे वो आसानी से। तो विवेक जी, आपसे महत्व भी जानना चाहेंगे कि ये जो प्रोजेक्ट है भारत के लिए महत्वपूर्ण कितना है? भारत के लिए इसकी सामरिक महत्ता है या इसकी व्यापारिक महत्ता है? कितना फायदा भारत को इससे होगा? इसकी इम्पोर्टेंस स्ट्रेटेजिक है और दोनों कमर्शियल है, दोनों है। आप इसका लोकेशन देखें तो ये ग्वादर के बिल्कुल पास है एक तो, और ग्वादर जो है वहाँ पे हमारा नॉर्थन जो पर्शियन गल्फ है, गल्फ के पास हमारा कोई भी शिप जो जाता है वो किसी कंट्री पे डॉक करता है। तो स्ट्रेटिजिकली अगर आप देखें तो वहाँ पे महत्व इसीलिए है क्योंकि हमारा वहाँ पे शिप ज़्यादा देर वहाँ पे रुक नहीं सकते हमारे शिप्स। तो वहाँ पे एक डॉकिंग पॉइंट आपको चाहिए, उसमें चाबहार बहुत ही क्रूशल है। तो इसीलिए, और दूसरा है कमर्शियली अगर आप देखें कि मॉस्को टू मुंबई से कुछ मॉस्को भेजना है रशिया में, तो वो इतना आसान हो जाएगा कि अभी शिप्स जो है पूरे घूम के जाती है। तो कमर्शियल और स्ट्रेटेजिक दोनों वैल्यूज़ हैं इसमें मेरे ख्याल से। दोनों वैल्यूज़ हैं, यानी भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जैसा विवेक मिश्रा हमें बता रहे हैं कि अभी पूरे तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि भारत इस प्रोजेक्ट से बाहर ही हो गया है, क्योंकि आधिकारिक रूप से ईरान ने इस बात का कोई ऐलान नहीं किया है और जो लार्जर जो डिप्लोमेसी है वो अभी प्ले आउट होनी बाकी है। हमारे साथ अजय उपाध्याय हैं, कांग्रेस के नेता हैं। अजय जी, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि आपको ऐसा लगता है कि ये जो पूरी इंटायर जो जियो स्ट्रेटेजी इस वक्त हुई है, खासकर गलवान वैली और उसके इंसिडेंट्स के बाद, भारत की इंटरनेशनल पोजीशन या विदेश नीति के मोर्चे पर कहीं कोई ढिलाई आप पाते हैं? समय है। पड़ोसी देशों की बात कर लें आप, चाइना के अलावे बाकी देशों की भी बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं भारत के परिप्रेक्ष्य में विपरीत ध्रुव पर जा रहा है। नेपाल, यहाँ तक कि भूटान, बांग्लादेश तो पहले भी वो था, और श्रीलंका को। चाइना जिस तरह से पूरे भारत को इनसर्किल करने का प्रयास, और कोई आज से नहीं, वो पहले से भी वो प्रयास करता रहा, लेकिन उसको वो सफलता नहीं मिल पा रही थी। अब आफ्टर जो ये दौर चला है गलवान घाटी और बाकी जगह पे जिस तरह से, और जो एक तरह से हम स्ट्रेटेजिकली गलवान घाटी के पोजीशन को कहीं ना कहीं चाइना को हम बैक करने में अभी भी सफल पूरी तरह से नहीं हुए हैं, जिस तरह की बात अभी चल रही है। हमें पूरी विश्वास और आशा है कि हमारी सेना उनको बैक करने का प्रयास करेगी। वो कहीं ना कहीं एक ये भी फैक्टर है। लेकिन जो अभी का तत्कालिक आज का जो आपका डिबेट और डिस्कशंस का मुद्दा है चाबहार को लेकर के, और चाबहार जिस तरह से अभी विवेक मिश्रा जी ने भी बताया कि कितना स्ट्रेटेजिकली हमारे लिए वो इम्पोर्टेंस है, और वो पिछले 10 वर्षों का प्रोजेक्ट था, जो प्रोजेक्ट धीरे धीरे पोर्ट के रूप में तो डेवलप बहुत हद तक हो गया है, 22 तक वो भी फाइनल हो जाएगा। लेकिन रेलवे का जो रूट था, वो रेलवे का रूट हमें न केवल अफगानिस्तान को रीच करता, बल्कि आने वाले समय में तुर्कमेनिस्तान और सेंट्रल एशिया को भी रीच करने में वो सहायक होता। और भारत के लिए पाकिस्तान को कॉर्नर करना, जैसे ग्वादर एयरपोर्ट तक उन लोगों की जो परिस्थितियां हैं, उसमें भारत को ज्यादा कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजिकली फायदा होता और साथ में व्यापारिक फायदा भी होता। दूसरी तरफ जब गल्फ ऑफ ओमान का जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, उस पोजीशन को लेकर भी हम कहीं ना कहीं परेशान पहले से रहते रहे हैं। इस कारण से हमें उन एरिया को भी हमें क्लियर करना फायदेमंद होता। बट आज वो परिस्थिति अब नहीं है, और यदि जैसा की बात चर्चाएं चल रही है, और मैंने अभी ईरान के फॉरेन मिनिस्ट्री के भी उस पर देखा, जो उनकी रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंगली वो अभी जिस तरह का विरोध जताया उन्होंने, और चाइना से जिस तरह से उन्होंने प्रयास किया है इस सारी चीजों को अपने पास लेने का, तो ये हमारे लिए बड़ा दुखद होगा। चाइना यदि इस स्ट्रेटेजिक पोजीशन में अपने आप को लाता है, तो भारत के लिए वैश्विक राजनीति के दृष्टिकोण से भी और इंडिया के दृष्टिकोण से भी, दोनों ही साउथ एशिया के दृष्टिकोण से भी ज्यादा खतरनाक। और चलिए, वाकई लौटेंगे आपके पास अजय जी। इस बीच हम एक बार हमारे बीजेपी के जो मेहमान हैं गुलरेज शेख साहब, उनसे संपर्क करते हैं। गुलरेज जी, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि ये नौबत आई क्यों कि ईरान
हमारे खिलाफ होने लगा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे तेहरान और ये इस प्रोजेक्ट पर इसकी जो औपचारिकताएं हैं वो वहाँ पर पूरी हुई थी 2016 में, और अब ये नौबत आ गई। क्या आपको ऐसा लगता है कि विदेश नीति के मोर्चे पर हमारी एक कोई एक्सेसिव अमेरिकन टिल्ट रही है जो इसके लिए जिम्मेदार हो रही है, जिसकी वजह से ईरान नाराज हुआ है, या फिर जो लार्जर जियोपॉलिटिक्स है उसमें ये चाइना के हस्तक्षेप की वजह से ये हालात पैदा हुए हैं? देखिए आशुतोष, जब जियो पॉलिटिक्स की बात और इंटरनेशनल रिलेशनशिप की बात होती है तो उस पर डोमेस्टिक पॉलिसीज की बात करने तक डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को लाने की जरूरत नहीं होती, इसलिए मैं जियो पॉलिटिकल रूप में चीजों को सामने रखूंगा। सबसे पहली बात तो इस प्रकार की बातें जो हम कर रहे हैं कि ईरान हमसे इसलिए खफा हो गया क्योंकि हम अमेरिका के निकट चले गए, उसी प्रकार की बात कंटिन्यूअसली हो रही है कि हम चूंकि अमेरिका के निकट गए इसलिए चीन हमसे खफा है और इसलिए ये सब कुछ हो रहा है, कि ऐसा होता नहीं है। ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें आप, क्योंकि चाइना को अपीज करने की कोशिश जो थी वो तो फिलीपींस ने भी की थी और इस हद तक की थी कि जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद से जो अमेरिकन ट्रूप्स उनके स्टेशन थे उन्होंने अपीजमेंट के लिए ये किया था कि हम उनको भी हटा देंगे, लेकिन उसके बावजूद भी चाइना ने उनकी जो टेरिटरी है उस पर अतिक्रमण किया और अंत तो बतवा यह हुआ कि उनको वापस से डील साइन करना पड़ी यूनाइटेड स्टेट्स के साथ। तो चाइना जिस प्रकार से बिहेव कर रहा है वो इसलिए बिहेव कर रहा है, उसको ऐसा लगता है कि वो अब अमेरिका के बराबरी का हो गया है और अब उसका टाइम है असर्टिव डिप्लोमेसी का, असर्टिव पॉलिसी चलने का। जी, जहां तक ईरान का विषय है, देखिए अभी आज जियोपॉलिटिकल रूप पे हमने एक जो कोल्ड वॉर 2 आरंभ हो चुकी है, और जब कोल्ड वॉर होती है तो बहुत सारी चीजें आपको क्विड प्रो क्वो भी दिखेगी और टिक टैक टो भी दिखेगी। जिस प्रकार से हमने अभी सामरिक रूप से ऑस्ट्रेलिया के साथ अपनी जो बेसिस हैं उसको लेकर समझौता किया कि हम उनकी बेसिस उपयोग कर सकते हैं, वे हमारी कर सकते हैं। अभी हमको दूसरा चीज दिखी कि चाइना ने एक तरह से कहीं ना कहीं ईरान को अपने साथ कर लिया, भारत को साइड रखकर। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन जो खबरें हैं जो उसके पीछे भी कारण क्या है आप समझिए उस चीज को कि $400 बिलियन का यदि ऑयल खरीदने की बात करता है, ऐसे समय में चाइना उसके साथ ईरान से जब पैसे जो पाई के लिए ईरान मोहताज है, ईरान की स्थिति यह बन गई है कि जो उसको अपनी दीनार थी उसकी जगह अपनी नई करेंसी लाना पड़ी है, टोकान। टोमान क्या है? टोमान, एक टोमान में 10,000 दीनार आते हैं और 10,000 दीनार में और एक दीनार में आते हैं 45,000, $1 में आते हैं 45,000 दीनार, ताकि ट्रांजैक्शन मुश्किल नहीं हो, बोरा भरकर आपको ब्रेड के लिए नहीं जाना पड़े, इसलिए ये करना पड़ा है। तो ऐसे समय में चीन ने उसको पैसे की पेशकश की है उसको लेके। हालांकि ये बात भी सच है कि ईरान में भी बहुत हद तक रेजिस्टेंस है, यहाँ तक कि जो वहां के राइट विंग लीडर है पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद अहमदीनेजाद भी कह रहे हैं कि ये जो डील है बड़ी छुपी हुई है और ईरान के जो रिसोर्सेज है चाइना सस्ते में चूस रहा है उसको। तो ये सब चीजें हमको सामने दिख रही है। अब दो चीजें आती हैं कि भारत आज भी नॉन अलाइंड मूवमेंट का नेता है, यह बात सच है, लेकिन हम 60s के दशक में जब कोल्ड वॉर चल रही थी उस तरह से जैसे नॉन अलाइंड थे, किसी कैंप में नहीं थे, आज नहीं हो सकते क्योंकि उस समय सोवियत रूस हमारी बॉर्डर पे नहीं था। लेकिन आज जो यूएस की और चाइना की कोल्ड वॉर है उसमें चाइना हमारी बॉर्डर पर है, वो बॉर्डर को लेकर हमारा डिस्प्यूट है उसके साथ, तो हमको किसी ना किसी कैंप में रहना होगा, अलाइंड हो या ना हो। अब इसका आपको आज ही मुझे लगता है कि दूसरे फायदे दिखेंगे भारत को। ठीक है, इधर कुछ नुकसान होता भी है, तो आज यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच में समिट है। अब डेफिनेटली यूरोपियन यूनियन चूंकि अमेरिकन कैंप में बैठता है, ये कहीं ना कहीं ट्रेड के बेनिफिट भारत को देगा ताकि चाइना को साइडलाइन कर सके। तो अब आपको कई दशकों तक, हो सकता है 10-15 साल तक, इस तरह के क्विड प्रो को भी दिखेगा और टिक टैक टो मूवमेंट भी दिखेंगे कि इसने ये किया तो वो करेगा, तो उससे हमको फायदा भी होता है और अंततः का फायदा यही चीज, जो कैंप जो है जो कैंप कोल्ड वॉर को जीत लेगा वो फायदे में होता है। गुलरेज जी, यही चीज हम हमारे विदेश मामलों के जानकार विवेक जी से भी पूछना चाहेंगे। विवेक जी, आपको ऐसा लगता है कि अब वो दौर खत्म हो गया है कि जब आप विदेश नीति के मोर्चे पर भारत को इस तरह का कोई बहुत बड़ा ग्रे एरिया अब नहीं रखना चाहिए और सीधे तौर पर किसी न किसी कैंप में शामिल होना चाहिए? देखिए, भारत अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स इस तरह शेप हो रही है कि भारत को ऐसा ही कदम उठाना पड़ रहा है। ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल ही नॉन अलाइंड और बिल्कुल ही नॉन अलाइंड रहिए।
और जो आपके जो नॉन अलाइनमेंट शुरू हुई थी बेलग्रेड में 1967 में, उसके आप पार्टनर्स देखें तो वो मिडिल पावर्स से भी नीचे थे। वो मिडिल पावर्स भी कहलाने ताकत के रूप में या किसी और भी फैक्टर्स में वो मिडिल पावर्स भी नहीं थे। आज देखें तो अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स इस तरह शेप हो रही है कि आपको ग्रेट पावर अगर बनना है तो ग्रेट पावर्स के करीब थोड़ा जाना ही पड़ेगा। आप ट्रांस अटलांटिक टाइज देख लीजिए, पैसिफिक में देख लीजिए, जापान, यूएस, जितने भी हैं, तो आपको अगर इंटरेस्ट्स अलाइन नहीं करेंगे ग्रेट पावर्स से तो आप ग्रेट पावर्स कभी बन नहीं सकते। ये एक तो साफ बात तो क्या है कि यही जो बात आपने कही है, जो बात आपने कही है उसके मद्देनजर, और खासकर चाइना की जो हेजमोनी है इस पूरे क्षेत्र में, जिस तरह की दादागिरी है, और वो ये साबित करना चाहता था कि आप भले आप भी विकासशील देश हैं, हम भी विकासशील देश हैं, लेकिन इस इलाके के असल चौधरी अगर कोई हैं तो वो हम ही हैं, और आप अपने ठीक तरीके से रहिए, ये संदेश वो इंडिया को देना चाहता था। उसके मुकाबले के लिए भारत ने अब तक जो स्टेप्स उठाए हैं, आपको लगता है कि वो नाकाफी हैं या फिर काफ़ी हैं और कारगर हो रहे हैं? कारगर हो रहे हैं बिल्कुल, क्योंकि बट भारत के स्टेप्स लॉन्ग टर्म है, आप उसको इमीडिएट या शॉर्ट टर्म गेन्स में ना देखें जी। लॉन्ग टर्म्स में देखिए, आप क्वाड का क्वाड 4 देशों का समूह है, उसका मिलिटराइजेशन तो ऑलरेडी चल रहा है। ऑस्ट्रेलिया को इनविटेशन मिल गया है, 2007 में मिला था, उसके बाद केविन रड गवर्नमेंट आई ऑस्ट्रेलिया में और फिर उसको खारिज कर दिया। लेकिन वापस आप ऑस्ट्रेलिया में जो मॉरिसन गवर्नमेंट है वो बिल्कुल करीब है, भारत और मोदी साहब के बिल्कुल करीब हैं। तो ये स्टेप जो है एक तो पहला बिल्कुल कारगर है। दूसरा आप देखें अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे तो बहुपक्षीय जो अग्रीमेंट्स हो रहे हैं उसमें भारत काफ़ी आगे है। एक तो यूनाइटेड नेशन में देखें तो अभी 2 साल का आपके पास नॉन परमानेंट सीट है यूएनएससी में, सिक्योरिटी काउंसिल में, जिसका इस्तेमाल भारत खूब कर सकता है एक इंटरनेशनल अलाइनमेंट बनाने में। तो मेरे ख्याल ये जो लॉन्ग टर्म स्टेप्स इंडिया ले रहा है उसका इमीडिएट इफेक्ट आपको नहीं दिखेगा, बट लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स काफ़ी हैं। और तात्कालिक रूप से अगर विवेक जी मौजूदा विवाद के समाधान का हम जिक्र करें जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हो रहा है, आपने देखा अभी जो कोर कमांडर लेवल जो वार्ता है भारत के लेफ्टिनेंट जनरल 14 कोर के उनके बीच में और उधर मेजर जनरल लिउ लिन के बीच में जो हुई है चुशूल के अंदर, वो सबसे लंबी बैठक अब तक हुई चौथे दौर की, और 15 घंटों तक चली। रात 2 बजे तक वो बैठक चलती रही, जो कि दिन में लगभग 11:30-12 बजे के आसपास शुरू हुई थी। और अब उस बैठक के बाद भी ऑफिशियल स्टेटमेंट फिलहाल नहीं है, और ये कहा जा रहा है हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक कि कुछ इंटरनल डिलिबरेशंस विद इन द इंडियन आर्मी हो रहे हैं, और एक चाइना स्टडी ग्रुप जो है हमारा, उसकी भी एक संभावित बैठक हो सकती है आजकल में, जो कि इसको स्टडी करेगी। आखिर हो क्या रहा है? अगर आम आदमी ये जानना चाहे कि क्या गलवान वैली का और ईस्टर्न लद्दाख का संकट पूरे तौर पर टल चुका है या फिर ये लंबे समय तक जारी रहेगा, तो इसका क्या जवाब है? देखिए, अगर आप आज के रिपोर्ट्स को देखें तो इंडियन एक्सप्रेस बताती है कि ये अप्रैल माह से मोबिलाइजेशन चल रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। अगर अप्रैल से मोबिलाइजेशन डिफेंस इक्विपमेंट को आप बॉर्डर पे ले जा रहे हैं, अगर अप्रैल से चल रहा था तो ये डीमोबिलाइजेशन में भी बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि अब तैनाती इतनी भारी है कि टाइम लगेगा। और बेसिकली 2-3 चीजें जो फिंगर 4 के पास एरिया है, मतलब ये विवेक जी लॉजिस्टिक्स और साजो सामान के पॉइंट ऑफ व्यू से ही ये वक्त लग रहा है, और दिमागों में सहमति हो चुकी है, या उसके स्तर पर भी अभी दिक्कतें हैं? नहीं, उस स्तर पे भी दिक्कतें हैं, क्योंकि ये एरिया जो है कंटेस्टेड है, खासकर वो एरिया जो गलवान वैली में दोनों तरफ से विदेश मंत्रालय ने क्लेम कर लिया है कि ये हमारा है जी। ऐसे में इन एरियाज पे काफी दिक्कत हो रही है सहमति में, और बाकी जगह लॉजिस्टिक्स की प्रॉब्लम है। इंटेलिजेंस फेलियर का जिक्र यहाँ पर निश्चित रूप से होना चाहिए, जो कि हो नहीं रहा है। अजय उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय जी, पूरे इस गलवान वैली इंसिडेंट में जिस तरह के अब इनपुट्स हमारे पास आ रहे हैं कि अप्रैल से ये मोबिलाइजेशन शुरू हो चुका था, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स भी थी, लेकिन इधर सेना ये कह रही है कि हमारे पास इस तरह की कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट हमको मिली नहीं। आपको लगता है कोई ना कोई गवर्नमेंटल फेलियर इस पूरे प्रकरण के लिए जिम्मेदार है? कोई ना कोई नहीं, ये तो स्पष्ट है। अब इसमें भी क्या छुपी हुई बात है कि जो भी इंटेलिजेंस की बात होती है, गवर्नमेंट को इनपुट देना होता है सेना को। सेना के पास इनपुट नहीं है, सेना ये बात बार बार
बोल रही है, और अप्रैल के महीने से यदि इतने बड़े मात्रा में वहां से साजो सामान और वहां के सैनिक यदि चाइना के लोग एग्रेशन के लिए डायरेक्टली आ रहे थे, तो निश्चित तौर पे बहुत सारा इंटेलिजेंस का है, हमारा जो एनटीआरओ है इतना सशक्त है, अब या वो इनपुट नहीं दिया है सरकार को, या सरकार को दिया तो सरकार सोई रही। इसके अलावा और भी कई स्रोत होते हैं इनपुट लेने के। वहां के लोकल्स जो हैं, लोकल्स में मैं वो कांग्रेस भाजपा की बात नहीं करूंगा, वहां के जो आम लोग हैं वो लोग भी वहां लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को लगातार सूचना देते रहे कि गलवान घाटी, जो घाटी आप सबको पता है कितना स्ट्रेटेजिकली इंडिया के लिए वो है, और उस पॉइंट को लेकर के 62 में भी हम नहीं तैयार हुए, हालांकि निश्चित तौर पे उस समय हमारी हार हुई थी, लेकिन बावजूद हम 62 में गलवान घाटी पर 62 से अपना कब्जा मानते आ रहे हैं, और वहां के कारण सारी स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो है वो हमारे फेवर में है। यदि गलवान घाटी पर वो लोग आते हैं, जिस तरह से हमारे 20 सैनिक शहीद हुए थे उस पॉइंट पर, और वो जान करके ऐसा कर रहे हैं क्योंकि उनको वाई जंक्चर जो है उस एरिया का जो सबसे महत्वपूर्ण लोकेशन है उसको उन्होंने कैप्चर किया है, और वाई जंक्चर का मतलब है कि दुनिया तो प्लेन के 18 किलोमीटर हमारे सीमा के अंदर है, जहां तक से एक की बात है, पढ़ने से भी विदेश नीति में हमेशा ये बड़े पब्लिक में है कि 8 तक हमारे सेना के लोग जाते थे वहां पे अपना पेट्रोलिंग करते थे, अब वो 4 पर आकर के बैठ गए और चाहते हैं कि हम 2 पर चले जाएं और 3 तक को खाली कर देता। बिल्कुल बिल्कुल, भारत की पेट्रोलिंग रोकने का यहाँ पर एक सीधा तौर पर समझ में आ रहा है अटेम्प्ट पीपल्स लिबरेशन आर्मी की ओर से, और इसके पीछे जो डिज़ाइन है वो बहुत ऊपर है। कहीं ना कहीं जो चीन का जो सेंट्रल मिलिट्री कमीशन है वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी का, जिसके चेयरपर्सन खुद शी जिनपिंग है, उनके अप्रूवल के बाद ही ये सारी घटनाएं हुई होंगी। गुलरेज जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, क्या हम ये क्यों ना माने कि एक किस्म का इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है? देखिए आशुतोष जी, मैं हमेशा स्पष्ट बात बोलता हूं, भारतीय जनता पार्टी कभी भी अपने प्रवक्ताओं को गृह मंत्रालय की या डिफेंस की जानकारी नहीं देती, इसलिए मैं बीजेपी के बैनर पर बैठ के आपको कुछ बोलूं वो गलत होगा, देश मिसगाइड होता है। लेकिन जो चीजें ऑन रिकॉर्ड है उसके बारे में बात करूंगा मैं। 1962 में जो हमारी पोजीशन थी आज वो क्यों नहीं है? क्योंकि कोई भी दुनिया की महाशक्ति भारत के साथ नहीं आने को तैयार थी, यहां तक कि यूएसएसआर जिसके हम निकट थे उस समय, उसने यह कह दिया था 62 की जंग के समय कि भारत हमारा मित्र है और चीन हमारा भाई है। इसका आप मतलब समझ सकते हैं। लेकिन आज चीन डिलीमा में क्यों है, आज चीन परेशान क्यों है? क्योंकि दुनिया की जो बड़ी शक्तियां हैं वे सब भारत की बैकिंग कर रही हैं। दूसरी चीज आप देखिए कि जो अभी ईरान में भी हुआ, जब कोल्ड वॉर चलती है तो आपको कहीं नुकसान होता है, कहीं फायदा होता है, कहीं नुकसान होता है, कहीं फायदा होता है। और जो ये फायदा होता है ये देशों की जो निकटताएं होती है उसके कारण प्राइवेट सेक्टर को भी होता है, गवर्नमेंट सेक्टर को भी होता है। कोरोना के समय जब दुनिया की अर्थव्यवस्था खराब है, आप देखिए कि जियो के अंदर, रिलायंस जियो में जिस तरह मनी का इन्फ्लक्स हुआ है, चाहे वो गल्फ से आया हो, सऊदी अरब और यूएई से आया हो, क्योंकि वे भी अमेरिकन कैंप में है, भारत के निकट है, या फिर गूगल ने कल लगाया हो। गूगल क्यों लगा रहा है? क्योंकि 5G को हुआवे को टक्कर देना है। अब 5G में हुआवे को टक्कर कौन दे सकता है? तो एरिक्सन और नोकिया जो कि बहुत महंगा है, उसका विकल्प बना रहे हैं भारत को गूगल, कि भारत से सस्ता 5G पूरी दुनिया में जाए। कल ही यूनाइटेड किंगडम ने स्पष्ट कह दिया है कि 2027 के बाद हुआवे का कोई भी इक्विपमेंट उनकी किट में नहीं होगा जो टेलीकॉम की किट है। तो आप ये देखिए कि मल्टीपल तरफ से चीन को पीटा भी जाएगा, कहीं ना कहीं वो ऊपर आने की कोशिश करेगा, और जब एंड होगा कोल्ड वॉर का, इस कोल्ड वॉर का, तो जो पक्ष जीतेगा वो बेनिफिट में रहेगा, जैसे वेस्ट यूरोप रहा था पहली कोल्ड वॉर के बाद, यूएसएसआर के बिखरने के बाद। चलिए हम विवेक जी के पास एक बार फिर लौटेंगे। विवेक जी, बहुत संक्षेप में आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो सारे स्टेप्स हैं, जो व्यापारिक स्टेप्स हैं और चाइना का आइसोलेशन है, व्यापारिक आइसोलेशन है, भारत ने स्टेप्स उठाए, उसके बाद दुनिया के कुछ दूसरे देश भी उठा रहे हैं, ये क्या उसको सेटल करने के लिए पर्याप्त होगा और हम ये आश्वस्त हो सकते हैं कि चीज़ें मिलिटरीली अब हमको डील नहीं करनी होंगी यहाँ से आगे? हाँ, मिलिट्री ऑप्शन नहीं है भारत के पास, और वो शुरू से मतलब थी, जो इस्तेमाल भारत को नहीं करना चाहिए, और उसी दिशा में ये नेगोशिएशंस हो रहे हैं कि मिलिट्री का इस्तेमाल ना हो, और ये चीन भी यही चाहेगा कि मिलिट्री का इस्तेमाल ना हो। आप देखें तो भारत जो है वो ऐसे स्टेप्स ले रहा है जो दूसरे देशों के साथ मिलकर
एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट जिसका हो चाइना के खिलाफ। आप देखें इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी अगर देखें तो उसको जो क्वाड जो अभी क्वाड को मिनिस्टीरियल लेवल पे लेते गए हैं वो, और मिनिस्टीरियल लेवल के बाद जो है अब ऑस्ट्रेलिया को आमंत्रित किया है। मतलब इसका एक तो ये इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी को स्ट्रेंथन करना हुआ। दूसरा, आप अमेरिका और चीन के संबंध को अगर देखें तो वो हिस्टोरिक लो पे है। आप बिजनेस डील्स कर लें, ये कोल्ड वॉर से भी ज़्यादा इम्पैक्ट हो जाएगा क्योंकि इकोनॉमी इम्पैक्ट हो रही है। सैंक्शंस अमेरिका ने चीन के सिंचियांग के पॉलिटिकल लीडर्स पे लगा दिए हैं, चाइना ने वापस कुछ अमेरिकन लीडर्स पे प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये बहुत ही लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होगा, बट ये भी इस पे डिपेंड करेगा कि नवंबर इलेक्शन में अमेरिका में क्या होता है। और रशिया जो है, जो एक और मेजर पावर है वो जो अभी दोनों तरफ हेज कर रहा है। कभी चीन से भी उसके संबंध बहुत नाजुक हैं, बॉर्डर डिस्प्यूट भी है, और तो दोनों तरफ बैलेंस भी कर रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया करेंगे यहाँ पर डॉक्टर विवेक मिश्रा, इस पूरी जानकारी के लिए। आपका अहम जानकारी आपसे मिली, और हम अपने दोनों मेहमानों गुलरेज शेख बीजेपी के स्पोक्सपर्सन और अजय उपाध्याय, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इस बड़ी बहस में हमारे साथ शिरकत करने के लिए। तो बात बिल्कुल साफ है, चीन की घेराबंदी हो रही है, और ये घेराबंदी न सिर्फ सामरिक घेराबंदी हो रही है, यानी मिलिट्री घेराबंदी हो रही है, जिसमें कहीं ना कहीं यूएस इस महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, समुद्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, बल्कि ये घेराबंदी व्यापारिक स्तर पर भी हो रही है। उधर चीन भी भारत की घेराबंदी कर रहा है, जो कि सैन्य और सामरिक स्तर पर भी है, और सांस्कृतिक घेराबंदी भी है, क्योंकि नेपाल को उसने भारत से अलग करने की भरपूर कोशिश की है। लेकिन भारत सरकार लगातार ये कह रही है कि नेपाल को भारत से अलग कोई नहीं कर सकता, और ये फेज़ टेम्परेरी है। हम सब भी यही मानते हैं कि ये फेज़ टेम्परेरी हो। बड़ी बहस में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। अपने सभी मेहमानों का एक बार फिर शुक्रिया अदा करते हैं। आप बने रहिए सारा समय पर, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।